पाकिस्तान के आर्मी अफसर इस वीडियो को देखकर थर थर कांपेंगे, क्योंकि जो उनके टॉप बॉस हैं, जो रोज टीवी पर आकर कहते हैं कि भारत एक तरीके से बहुत बुरा देश है, भारत अच्छा काम नहीं कर रहा है। डीजी आईएसपीआर अहमद साहब को इस वीडियो को देखकर डर लगेगा, क्योंकि आज हमने उनके पिता की जो कुंडली खंगाली है, जिसमें वो साफ तौर पर ओसामा बिन लादेन के साथ बैठकर चाय और नल्ली निहारी खाते हुए नजर आ रहे हैं और बाकायदा पाकिस्तानी लोगों का दम निकालने में इनके पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ा। क्या है अंदर की कहानी, बिल्कुल एक डिटेल रिपोर्ट आज आपके सामने पेश करेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी के हर एक जवान इस वीडियो को देखकर अपने ही बॉस से कई सवाल पूछने वाला है। क्या है पर्दे की पीछे की कहानी, चलिए आपको तफसील से बताते हैं। देखिए, जो पाकिस्तान है उसकी नसों में आतंकवाद है, उसके खून में आतंकवाद है और पाकिस्तान को आतंकिस्तान कहना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि उसकी जो सरकार चला रहे हैं, उसकी जो आर्मी चला रहे हैं, वो कोई आम लोग, शरीफ लोग नहीं है, बल्कि बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं या तो आतंकवादी या फिर उनके पोते, उनके बेटे। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, तो उसके लिए आप अभी सबसे पहले एक स्क्रीन देखिए। ये स्क्रीन पर मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ और इसे मैं जूम करने की कोशिश भी करूँगी। इस तस्वीर पर ज़रा गौर करिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है ओसामा बिन लादेन। मैं अलग से भी कोशिश करूंगी तस्वीर स्क्रीन पर चलाई जाए। अब इसी के बगल में एक शख्स बैठा हुआ है, ज़रा इसे गौर से देखिए और इसका चेहरा मिलाने की कोशिश करिएगा। ये अभी के पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद चौधरी से बिल्कुल मेल खाता है। इस तस्वीर को मैं अपने एडिटर से कहूँगी वो स्क्रीन पर बाकायदा दिखाएं और इस तस्वीर को आप देखिए। ओसामा बिन लादेन कितना बड़ा आतंकवादी है आप सब जानते हैं, और उसके बगल में बैठे हैं सुल्तान बशरुद्दीन मोहम्मद। अब ये है कौन आखिर? तो दरअसल इस वक्त पाकिस्तान के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं अहमद चौधरी, उनके पिता हैं। जो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद चौधरी हैं वो एक टेररिस्ट के बेटे हैं। ऐसा किस लिए मैं कह रही हूँ उसके बारे में डिटेल आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ से आप समझिए कि पाकिस्तान कितना खोखला है, कितनी ज़्यादा उसकी नीयत खराब है और कैसे कैसे आतंकवादी जो हैं उसके गढ़ में बैठे हुए हैं और उन्हीं के बच्चे अब सेना में भर्ती हो रहे हैं। देखिए, ये जो तस्वीर आपने देखी, इसमें ओसामा बिन लादेन के बगल में जो सुल्तान बशरुद्दीन मोहम्मद बैठे हुए हैं, दरअसल ये एक साइंटिस्ट हैं पाकिस्तान के, और इन पर आरोप लगा था कि जब 9/11 किया गया था उससे पहले इनका जो मेल जोल है, इनकी जो बातचीत है, वो ओसामा बिन लादेन के साथ बढ़ गई थी। और तो और इन्होंने ओसामा बिन लादेन को न्यूक्लियर वेपन के बारे में और बहुत सारे ऐसे हथियार और वेपन्स की जो चीज़ें हैं, डिटेल है, वो ट्रांसफ़र की थी। और इसके बाद जो यूएन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने अलकायदा के तहत इनको एक टेररिस्ट घोषित किया था। यूएन की लिस्ट में ये एक आतंकवादी हैं। और सुल्तान बशरुद्दीन को जो पाकिस्तान में है, जो उनके जनक हैं न्यूक्लियर के, ये कहा जाता है कि उनके साथ काम किया था बशरुद्दीन ने, उनकी टीम में ये शामिल थे और न्यूक्लियर में बाकायदा इन्होंने बनाने में उसे बहुत ज़्यादा ही योगदान दिया है। लेकिन जब ये ओसामा बिन लादेन से मिलते हैं, या अपनी एक पार्टी बनाते हैं, एक इस्लामिक टेरर टाइप की एक पार्टी बनाई जाती है, और फिर ये धीरे धीरे ओसामा बिन लादेन की मदद करने लगते हैं, और तब इन्हें टेररिस्ट घोषित किया जाता है यूएन के द्वारा। और आपको जो मैंने तस्वीर दिखाई, इसमें भी वो ओसामा बिन लादेन के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। और आप सबने कभी भी गूगल पर अगर ओसामा बिन लादेन लिखकर कुछ तस्वीरें मांगी होंगी या देखी होंगी, तो उसमें ये तस्वीर हमेशा सामने आई होगी और सबके मन में सवाल उठा होगा कि आखिर ओसामा के बगल बैठा ये शख्स है कौन। तो आज जानिए कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि जो आदमी, जो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद चौधरी बार बार आकर हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है, झूठी बातें बता रहा है मीडिया में आके, अपनी पाक मीडिया को हमेशा बरगला रहा है, ये उसी का पिता है। और जो लेफ्टिनेंट अहमद चौधरी हैं, जब वो आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तो झूठ बोलते हैं। पहले बोलते हैं कि जो हिंदुस्तान है उसने सिर्फ 5 जगह पर तबाही मचाई, 5 जगह पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे वो अपना दायरा बढ़ाते हैं और फिर 6 पर आते हैं, फिर 8 पर भी आते हैं। पहले वो एक भी मौत को मानने को तैयार नहीं थे, फिर धीरे धीरे 8 पर आए, उसके बाद 26 मौतें उन्होंने मानी। तो इस तरीके से वो अपनी ही जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी बेवकूफ़ बना ले, पर उन्हें ये जानना होगा कि उनके डीएनए में एक टेररिस्ट का खून है, उनके डीएनए में ही टेररिज्म है। और पाकिस्तान कितना भी छुपा ले, ये कह ले कि भाई हम तो जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी हैं, वो निर्दोष हैं, वहाँ के जो एक्टर्स हैं, जो टीवी एक्टर हैं, वो आकर काम यहाँ पर मांगते हैं, लेकिन जब ऑपरेशन
सिंदूर को अंजाम दिया जाता है तो साफ तौर पर लिखते हैं कि शेमफुल एक्ट है। अब वो इस पर क्या कहेंगे कि आपकी जो सरकारें चल रही हैं, आपकी जो मिलिट्री है, उसी में आतंकवादी तैनात है। यहाँ तक कि जो आपके आतंकी हैं, आपने भी यहाँ वहाँ के लोगों से मैं बोलती हूँ ये चीज़, जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो वहाँ के बड़े फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं कहने के तौर पर, तो उनसे भी साफ तौर पर मैं पूछना चाहूँगी कि आप देखिए कि आपने एक वीडियो देखा होगा जहाँ पर जो जनाजा है, जो आतंकवादी मारे गए उनका जब जनाजा उठ रहा है तो वहाँ पर सेना की पोशाक पहने, सेना की यूनिफॉर्म पहने बहुत से लोग खड़े हुए हैं। कुछ लोग आंसू भी बहा रहे होंगे, दुख जता रहे हैं। तो आखिर आप ये समझिए, एक आतंकवादी के जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही है, क्यों आखिर वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी मौजूद है? तो उसका एक रीज़न तो मैंने आपको बताया कि भाई उन्हीं के बच्चे, जो आतंकवादी उन्हीं के बच्चे तो उसमें शामिल हैं। जब सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद चौधरी, उनके पिता आतंकवादी थे और वो इसमें जनरल बने हुए हैं। तो ऐसे ही वहाँ पर जो जनाजे हैं वहाँ पर भी कई सारे जो सेना के लोग हैं वो मौजूद हैं। तो इसमें से कई एक्सपर्ट से जब बातचीत की गई, कई सारी जानकारी निकालने की कोशिश की गई, तो हमें पता लगा कि दरअसल देखिए, एक क्या होता है, बैरियर को तोड़ा जाता है। जैसे सभी को पता है कि जो आईएसआई है वो लश्कर तैयबा को फंडिंग करती है, वो साफ तौर पर जैश ए मोहम्मद को फंडिंग करती है, हिजबुल मुजाहिदीन को फंडिंग करती है। और जब ये सारी चीज़ें, ये सारी पोल जब पूरी दुनिया में खुली तो नया संगठन बनाया गया, टीआरएफ बनाया गया नया, और बोला गया कि अब ये जो लड़के हैं ये संभालेंगे हमारी कमान, हम तो बदनाम हो गए। और तब आईएसआई जो है उन तीनों को फंडिंग ना करके जो पुराने ग्रुप हैं आतंकवाद के, नए को फंडिंग करने लगा। तो ऐसे में ये जो आतंकवादी है जो बताए जा रहे हैं, जो मारे गए हैं और जिनमें सेना शामिल हुई है, पाक आर्मी आपको दिखाई गई है वहाँ पर, तो साफ तौर पे वो आईएसआई के एजेंट ही हैं, वो आईएसआई के कमांडर हैं, टॉप लीडर हैं, जिन्हें नियुक्त कर दिया गया, जिन्हें बना दिया कि भाई देखो टीआरएफ बन गया है, लश्कर वगैरह सबका नाम सामने आ चुका है, तो तुम लोगों का अब असली काम है कि तुम लड़के इकट्ठा करो, कश्मीर से लड़कों को बरगलाओ, उनको लेकर आओ और आतंकवादी बनाओ। यानी कि जैसे रोटी बनती है, सब्जी बनती है, कोई ऐसी चीज़ पकती है, ऐसे ही साफ तौर पर ये एक फैक्ट्री है जहाँ पर कहा जाता है कि हमने आपको बिठा दिया है। आईएसआई बोलती है कि आप हमारे 4-5 लोग चुनिंदा लोग हो, टॉप कमांडर हो, अब आपकी जिम्मेदारी है आतंकवादी आपको बनाने हैं। आप कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे वो आप देखिए, हम आपको फंडिंग करते रहेंगे। तो ये जो पूरा काला चिट्ठा है, ये है पाकिस्तान का काला चिट्ठा, और पाकिस्तान इसी तरीके से लगातार आतंकवादियों को पैदा किए जा रहा है, भारत पर हमले करवाया जा रहा है। लेकिन उसको ये समझना होगा कि जो हिंदुस्तान है ना, पहले आपने कितनी भी कोशिश की, हमेशा आप हारते ही आए हो, और इस बार भी आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कुछ भी झूठ फैलाने की कोशिश करो, आपके जो जनरल हैं वो माइक लेकर कुछ भी बकवास करते रहें, लेकिन सच यही है कि वो हिंदुस्तान से कभी जीत नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर एक और अपडेट मैं आपको देती चलूँ कि हाल ही में जो पाकिस्तान है वो लगातार बाज नहीं आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा झुंझलाया हुआ है और उसी पर हिंदुस्तान पर अटैक कर रहा है, दुनिया में उसकी थू-थू हो रही है। लेकिन ऐसे में जो हिंदुस्तान है वो बेहद सटीक तरीके से निशाना बना रहा है। पाकिस्तान भले सिविलियंस पर अटैक कर रहा हो, वो तो बोल देता हो कि हमने इंडिया का एयरबेस उड़ा दिया, हमने उनकी मिलिट्री पर अटैक कर दिया, हमने ऐसी चीज़ें कर दी, वो बकवास चाहे जितनी कर ले, लेकिन अब तक जो पाकिस्तान है वो कहीं भी ऐसी सटीक जगह निशाना नहीं बना पाया, वो सिविलियंस एरिया को बना रहा है। लेकिन जो पहले हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी कहा था कि जो प्रिसीजन है, यानी कि एक सटीक जगह पर इंडिया जो है वो पाकिस्तान की सटीक जगहों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगहों को निशाना बना रहा है। और उसमें कुछ जगह जो मैं आपको बताऊं वो ऐसी भी जगह हैं जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, जहां पर उनके हथियार रखे हुए हैं। तो ऐसे में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर पाकिस्तान जो है उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहला नाम आता है शगाई हिल्स, राजकोष। दरअसल ये जो शगाई हिल्स है ये यूज़ की जाती है टेस्टिंग के लिए। यहाँ पर न्यूक्लियस की जो मिसाइल हैं, जो हथियार है, उनकी टेस्टिंग की जाती है और सतह पर टेस्ट किया जाता है। और साथ ही एक और जगह का नाम है वजीर खान खोसा, ये भी टेस्टिंग साइट है। यहाँ पर भी हथियारों को और ये जो न्यूक्लियस परमाणु हथियार हैं उनको टेस्ट किया जाता है पाकिस्तान इस जगह पर। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पर ज़मीन के अंदर टेस्टिंग होती है। तो इसका नाम मैंने आपको बताया वजीर खान खोसा। अब कुछ नाम आपको और बताती हूँ। एक नाम है गोलराज शरीफ, यहाँ पर भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। अगला नाम है ईसा खेल। इसके अलावा खान रिसर्च लेबोरेटरीज़ कहूटा। अगर खान रिसर्च के बारे में आपको बताऊं तो आपको पता होगा कि जो उनके जनक है, जिनको बोला जाता है कि पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर यही लेके आए, अब्दुल कादर खान, तो उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसके अलावा और अगर नाम बताऊं तो चश्मा न्यूक्लियर प्लांट है,
खुसब है और रावलपिंडी है। ये सारे वो जगह हैं, वो मेन इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ बनाकर रखी हुई है। और जो इंडिया है, अगर पाकिस्तान सोच कर बैठा है कि जो इंडिया है वो कुछ नहीं कर पाएगा और अपने झूठ से वो पूरी दुनिया को ये दिखा देगा कि पाकिस्तान ही नंबर 1 है, तो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि जो इंडिया है ना, वो आपकी तरह उछल नहीं रहा, आपकी तरह ऐसे कुछ भी कूद नहीं रहा है कि छोटी सी बात पे उसने हल्ला मचा दिया। बहुत ही सटीक और बहुत ही ज़ोरदार अटैक करेगा जो इंडिया है वो पाकिस्तान पर। देखिए, ये जो नंबर 1 वाली बात जो वनिता ने आपको बताई, नंबर 1 वाली दिखाने के चक्कर में पिछले 2 दिनों से इनकी धुलाई हो रही थी। जब इंडिया धुलाई कर रहा था पाकिस्तान की, तो इनकी आर्मी को लगा कि हम अपने लोगों को दिखा दें कि देखिए हम भी बहुत तीसमार खां हैं, हम भी भारत पर गोले बरसा सकते हैं। और उन गोलों का क्या हुआ, हर किसी ने देखा किस तरीके से हमारी हर एक मिसाइल ने उनकी हर एक ड्रोन और मिसाइल का करारा जवाब दिया, उनके मुंह पर करारा तमाचा मारा गया। अब यहाँ पर उनको लगा कि भैया हम इतने महंगे महंगे ड्रोन्स भेज रहे हैं, मिसाइल्स भेज रहे हैं, कहीं वो फुस हो जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, भारत की जो सैटेलाइट या जो एडीएस सिस्टम या कहें एयर डिफेंस सिस्टम है, उसे नाकाम करने के लिए शादी वाले जो ड्रोन होते हैं ना, जो शादी वाले जो शादियों में फंक्शन में उड़ते हैं या बर्थडे पार्टी में उड़ते हैं, जो हल्के हल्के ड्रोन्स होते हैं, लाख रुपए के या 1.5 लाख रुपए के जो ड्रोन्स होते हैं, उनका 150 के हुजूम में वो लगातार कई सारे ड्रोन्स भारत में भेज रहा है, इस उम्मीद में कि भारत S-400 जैसी महंगी एयर डिफेंस सिस्टम उन ड्रोन्स के खिलाफ यूज कर लेगा। अरे जाहिलों, इतना अगर पढ़े लिखे होते तो तुम्हें पता लग जाता कि भारत के पास ऐसे एक सिस्टम नहीं बल्कि कईयों सिस्टम है जिसके जरिए वो आपको चकमा दे सकता है, आपको मार गिरा सकता है। और जब ये जो ड्रोन से, छोटे ड्रोन से जिनकी स्पीड कम होती है, जिनकी जो हवा में डिस्टेंस होती है कम होती है, पेड़ों के आसपास से उड़ते हुए आते हैं और 100-150 के हुजूम में आते हैं, इन्हें मार गिराने के लिए भी हमारे पास एक अच्छा खासा एडीएस सिस्टम है। मैं नाम नहीं बताऊंगा सुरक्षा कारणों की वजह से, लेकिन जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने इसका स्वाद तो चख ही लिया होगा जब उन्हें पता लगा कि 500 जो ड्रोन्स हमने भेजे हैं वो तो भारत के अंदर दाखिल ही नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद बड़ी हिम्मत के बाद शादी वाले ड्रोन भेजने के बाद उनका एक वीडियो आता है कि भैया हम फतेह-1 मिसाइल को लॉन्च कर रहे हैं। और देखिए जो पाकिस्तानी हैं, जो सिपाही हैं, किस तरीके से उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। पहली बार इन्होंने देखा कि अच्छा इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी होती है कि मिसाइल के पीछे से आग निकलती है, फुर करके ऊपर हो जाती है। मैं 14 सेकंड का वीडियो फिर देखिए, फिर आपसे मुखातिब होते हैं। 552 hours. Wait for our response. तो सुना आपने, इन जनाबजादों से तो अच्छी तरीके से इंग्लिश तो बोली नहीं जा रही। इनका कहना यह था कि भारत ने हम पर जो हमला किया, हम उसका जवाब देने जा रहे हैं। जीभ लपलपा जाती है इनकी। और ये जो मिसाइल है, इन्होंने सोचा कि भारत के किसी हिस्से में जाकर तगड़ा नुकसान करेगी, लेकिन उन्हें क्या पता कि हमारे पास किस तरीके के सिस्टम है। जो उनके जो मिसाइलें थी किस तरीके से हमारे खेतों को नुकसान तक नहीं पहुंचा पाई, खेतों में यूं ही पड़ी हुई हमें मिली हैं। हमारे रिपोर्टर्स जो हमारे गांव वाले जा के उसके साथ खेल रहे हैं। और ये बात आ देने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तानी थोड़ा शर्म कर लो। हमारे जो किसान भी अगर लठ उठा के मारना शुरू कर देंगे ना, तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। दूसरी चीज़, पाकिस्तानी इतरार रहे थे कि हमें IMF की तरफ से 20,000 करोड़ का लोन मिल चुका है। जो 20,000 करोड़ पाकिस्तानियों को बहुत लगता होगा। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, हम सब दिल्ली नोएडा में रहते हैं, हम दिल्ली से आपके लिए शूट भी करके लेके आ रहे हैं। दिल्ली में जितने भी जैन परिवार है ना, सिर्फ जैन परिवारों की मैं बात कर लूं, ये पूरे मिलाकर भी ना पूरे पाकिस्तान को खरीद सकते हैं, इतना पैसा है। तो ये जो 20,000 करोड़ रुपए का जो छोटा सा कटोरे में आपको भीख मिल गया है, उसमें इतना इतराइए नहीं, क्योंकि हमारे दिल्ली की सिर्फ जैन भाई, मैं बाकी भाइयों की बात भी नहीं कर रहा हूं, बाकी जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं जो यहाँ पे बिजनेस करें, मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा, सिर्फ जैन भाइयों की बात कर रहा हूं। इतने पैसे हैं कि पाकिस्तानी तुम्हें खड़े खड़े खरीद लें। और जो 20,000 करोड़ रुपए का तो तुम घमंड दिखा रहे हो कि हमें पैसा मिल गया है, पैसा नहीं मिला, कर्ज मिला है। कर्ज, लोन चुकाना भी पड़ता है। चुकाने से तो आप रहे, लेकिन चुकाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बिजनेस लाना पड़ता है। और जिस तरीके से इस पूरे पैसे को आपका मकसद है कि सिर्फ और सिर्फ फंडिंग की जाएगी आतंकवाद के लिए, आतंकवाद को खिलाया जाएगा, पलाया जाएगा, उसे बड़ा किया जाएगा, फिर उसे भारत भेजा जाएगा और भारत के जवान उन्हें वहीं पर मार गिराकर जहन्नुम के अंदर भेज देंगे। कहां तो उन्हें मोटिवेट किया जाता है कि जाके तुम मरोगे तो जहन्नुम जाओगे या स्वर्ग जाओगे, ये कहकर उन्हें भेजा जाता है। जैसे वो कटीली तार पार करते हैं, सीधे दफन हो जाते हैं, कब्र के अंदर पहुंच जाते हैं। अरे तो
अच्छी ट्रेनिंग दे दिया करते। और जिस तरीके से वनिता ने आपको बताया कि शुरुआत में कि जो आर्मी के जवान आपको पीछे खड़े हुए नजर आ रहे हैं, आर्मी के जो जवान हैं वो इसलिए खड़े नजर आ रहे हैं क्योंकि जो उनके जो टॉप ऑफिसर्स थे जो सलवार कमीज पहनकर गोली खा जाते हैं, बम में मारे जाते हैं, एक तरीके से ये आर्मी के ही जवान थे, लेकिन इन्होंने अपना हुलिया सिविलियन का बना रखा था। क्योंकि एक कहानी है छोटी सी, मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी इससे हटकर है। महाराजा रंजीत सिंह जब वो पंजाब के राजा थे तो कहा यह जाता था कि उनकी दहशत थी, और दहशत कुछ इस तरीके से थी कि उनका यह कहना था कि औरतों और बच्चों को छोड़कर जो भी मर्द उनके रास्ते पे आता था वो उन्हें रास्ते से हटा देते थे। तो मर्दों ने जो ये पाकिस्तान की जो प्रांत वाला जो इलाका है, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो इलाका है, वहां पर इन्होंने ये पहनना शुरू किया। अब इसी चीज को लेकर जो पाकिस्तान के आर्मी के जो कई टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्हें लग रहा है कि भारतीय सेना, भारतीय खुफिया एजेंसी इन्हें पकड़ सकती है, तो इसलिए सलवार कमीज पहनकर ये मदरसे के अंदर जाकर छुप जाते हैं इस उम्मीद में कि कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता है। जब ये चार जानवरों वाले की तरह मारे जाते हैं तो उसके बाद जो उनकी आर्मी है शहादत देने के लिए पहुंच जाती है। किस सिविलियन की शहादत पर आपने देखा होगा कि कोई आर्मी जवान या कोई पूरी की पूरी पलटन जाकर वहां पर उसे गार्ड ऑफ ऑनर दे रही है। ये सिर्फ और सिर्फ दिखाता है कि ये एक तरीके से आर्मी के ऑफिसर्स थे जिनकी मौत हो चुकी है, और मौत होने के बाद उन्हें पाकिस्तान आर्मी की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। यही नहीं, साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री है वो फूल भेज रहे हैं, जो आर्मी के चीफ है वो फूल भेजकर उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करें कि देखिए हमारा टॉप कमांडर, टॉप आर्मी ऑफिसर्स मारा गया है, भले उसने सलवार कमीज पहने हुए उन पर बम गिराया गया हो। तो ये थी अंदर की कहानी। ऐसे बहुत सारे अपडेट्स हैं, हम कोशिश करेंगे आज रात तक आपको बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने पेश करें जो आप सिर्फ एक्सक्लूसिव क्राइम तक पर ही देख सकते हैं। तो देखते रहिए तब तक क्राइम तक।